अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर अलजेब्रा मैथ 209 लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम ग्राम श्मिट प्रोसेस की डिटेल करेंगे और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर नंबर 9 से की थी और लेक्चर नंबर 9 से दो रिजल्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे ज़रा रिवाइज कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है V2 जो है ये वेक्टर प्रोजेक्शन है U की ऑर्थोगोनल टू V1। ये देख लें, ये है ये U साहब और इनकी दो प्रोजेक्शंस हैं, एक है जी OP, एक है V2 और V2 जो है ये V1 के ऑर्थोगोनल है। यहाँ से भी देख लें कि यहाँ पे देख लें, मैंने कहा था कि जब दो वेक्टर्स आपके पास जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं और इसके अलावा लेंथ सेम होती है, दोनों सेम होते हैं। और ये फिर दिमाग में रख लें कि ये वेक्टर्स ऑर्डिनरी वेक्टर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने समझाने की कोशिश की है इस फार्मूले को यूजिंग ऑर्डिनरी वेक्टर्स। अब वो कहता है V2 जो है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U है ऑर्थोगोनल टू V1 और इस तरह से हमने फार्मूला निकाला था और साफ नजर आ रहा है। अब आपके टिप्स में होना चाहिए कि U में से अगर मैं OP माइनस करता हूं तो V2 आता है। फिर सुन लें, U में से OP माइनस करता हूं तो V2 आता है, क्योंकि U था V2 प्लस OP एंड व्हाट इज OP? OP था प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V1। वही क्या हुआ है, V2 इज इक्वल टू U माइनस OP। ये OP है और ये है प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V1। अगर ये सारा दिमाग से निकला हुआ है, प्लीज रिवाइज लेक्चर नंबर 9। अब आगे चलते हैं। वो कहता है सिमिलरली द वेक्टर प्रोजेक्शन V3 ऑफ V विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 V2। उसका आपके पास फॉर्मूला ये था आपके पास V3 इज इक्वल टू V माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग V1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग V2। ये दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं लेक्चर नंबर 9 से। इन्हीं दोनों को यूज करके हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस को डेवलप करना है। अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है V आपके पास इनर पॉट स्पेस है और ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपके पास एक बेसिस दिया हुआ होगा और आपने ऑर्थोगोनल बेसिस बनाना होगा। ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे, कोई दो डिफरेंट वेक्टर्स का इनर पॉट लेंगे तो आपस में जीरो होगा। अब वो कहता है कि इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब यहां से असल में हमने बनाना है V1 V2 अंटिल Vn। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें, बड़ा की पॉइंट बताने लगा हूं जो बुक्स में नहीं होता। V1 बनाना है आपने यूजिंग U1, V2 आपने बनाना है यूजिंग U2। यहाँ पे नजर भी आ जाएगा आपको थोड़ी देर में कि V2 U2 को यूज करके बनेगा। फिर यहाँ पे U3 नहीं लिखा हुआ है, V3 आपने बनाना है यूजिंग U3। यहाँ पे देख लें, V3 हम बना रहे हैं यूजिंग U3। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि जो भी आपके पास U1 है उसको V1 आप ले लें। जो भी आपके पास U1 है उसको आप V1 ले लें। ठीक है जी। दूसरा, अब वो कहता है टू फाइंड V2 ऑर्थोगोनल टू V1 बाय कंप्यूटिंग द कंपोनेंट ऑफ U2 दैट इज ऑर्थोगोनल टू V1। अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो ये एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है जो पिछली स्लाइड पे थी। फर्क सिर्फ यह था, वहां पे U2 नहीं था, वहां पे U था। ये वही लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देख लें, उसने कहा फाइंड V2 ऑर्थोगोनल टू V1 बाय कंप्यूटिंग द कंपोनेंट ऑफ U2 दैट इज ऑर्थोगोनल टू V1। तो यहां से अब देख लें, ये U2 साहब है। पिछली स्लाइड पे देखें तो वहां पे U था, ये U2 साहब है। ये टोटल जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ U2 है विच इज अलोंग V1 या U1, क्योंकि दोनों सेम है। ये थी प्रोजेक्शन ऑफ U2 विच इज ऑर्थोगोनल टू V1 यानी कि V2। और V2 हमने निकाला था U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2 अलोंग V1। और प्रोजेक्शन ऑफ U2 अलोंग V1 ये चीज है, ये देखें, ये एरो बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है। तो ये पिछला ही फार्मूला है, उसमें सिर्फ किया हमने ये कि जहां पे U था वहां पे U2 कर दिया। अब वो कहता है टू फाइंड V3। अब समझ लें कि दो आपके पास आ गए हैं, V1 V2 आपके पास आ गए हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अब आपने V3 निकालना है विच इज गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 एंड V2। अब वो कहता है टू फाइंड V3 ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 एंड V2। कैसे? अब वो कहता है टू फाइंड V3 ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 एंड V2 बाय कंप्यूटिंग द कंपोनेंट ऑफ U3 ऑर्थोगोनल टू द प्लेन स्पैन्ड बाय V1 एंड V2। ये अगर आपने पिछला लेक्चर समझा हुआ है तो कोई ये मसला ही नहीं समझना। उसमें हमने एक प्लेन बनाया था जो V1 V2 क्या कर रहा था, स्पैन कर रहे थे। और उसके अंदर हमने V3 निकाला था जो कि उस प्लेन के ऑर्थोगोनल था। और वहां पे हमने जो वेक्टर लिया था V लिया था, यहाँ U3 लिखा हुआ है। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो जो स्टार इक्वेशन है ना, जो स्लाइड पिछली पे है, उसको जरा दिमाग में रख लें। उसके अंदर जहां पे V लिखा हुआ है वहां पे आप U3 कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसको V की जगह U3 कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम V3 निकालेंगे यूजिंग U3। ये बात बन गई। यहाँ पे U3 आ रहा है, पहले इसको देख लें पढ़ना कैसे है। V3 है U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3 अलोंग V1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3 अलोंग V2। जो आपने पहले किया था या पिछली जो इक्वेशन है स्टार जो पिछली स्लाइड पे, उसमें V लिखा हुआ था। अब वो कहता है टू फाइंड V3। कहने का मकसद ये है कि आपने V1 निकाल लिया,
आपने V2 निकाल लिया, दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं। V3 आपने निकालना है जो कि V1 V2 के ऑर्थोगोनल है। समझ लें 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, एक V1 है, एक V2 है और तीसरा वाला U3 है। और U3 वही वाली बात है कि U3 ना V1 के ऑर्थोगोनल है, U3 ना ही V2 के ऑर्थोगोनल है। लेकिन V3 जो है वो बनेगा ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 V2, क्योंकि ये V3 ऑर्थोगोनल टू द प्लेन है व्हिच इज स्पैन्ड बाय V1 V2, ये लिखा हुआ है। बाय कंप्यूटिंग द कंपोनेंट ऑफ U3, यानी कि V3 की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ U3 V3 है व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन स्पैन्ड बाय V1 V2। देखिए अगर ये नहीं ना क्लियर हो रहा तो आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 9। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे V था, यहाँ पे U3 है। तो बहरहाल V3 आ जाएगा U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3 लॉन्ग V1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3 लॉन्ग V2, इस तरह से आएगा। और अगली स्लाइड में भी होपफुली जरूर लिखा हुआ होगा कि जो स्लाइड नंबर 1 है उसमें जो स्टार इक्वेशन है उसके अंदर आपने ये करना है कि जहां पे V है उसकी जगह U3 लिख दें। आए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए मैंने यही कहा था, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिप्लेस V बाय U3 इन स्टार ऑन स्लाइड 1 इन ऑर्डर टू गेट 3। ये आप देख लीजिएगा स्टार इक्वेशन कौन सी है, ये भी देख लीजिएगा थर्ड इक्वेशन कौन सी है। लेकिन जो स्टार इक्वेशन है जो स्लाइड 1 पे है उसमें U3 की जगह V लिखेंगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगी जो क्वेश्चन 3 है स्लाइड 2 पे। अब वो कहता है सो वी ऑब्टेन V1 V2 V3 एंड सो ऑन अंटिल वी गेट Vn। मतलब हम चलते रहेंगे और ये प्रोसेस होता रहेगा, पहले V1 निकालना है, फिर V2 निकालना है, फिर V3, फिर जहां तक आपने जाना है Vn तक, n डेफिनेटली फाइनाइट ही होगा। वो कहता है द प्रीसीडिंग स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन फॉर कन्वर्टिंग एन आर्बिटरी बेसिस इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस, इसको कहते हैं जी ग्राहम श्मिट प्रोसेस। ये है जी आपका ग्राहम श्मिट प्रोसेस। प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे जो डिस्कस हो चुका है, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि कैसे V1 निकालना है, कैसे V2 निकालना है, कैसे V3 निकालना है, और फिर वो चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राहम श्मिट प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें ये एग्जांपल नीचे दी हुई है, जानबूझ के मैंने वो एग्जांपल लिए जिसमें ऑर्डिनरी वेक्टर्स ना हो, इसमें पॉलिनोमियल्स हैं। पहले देख लें कि आपके पास वेक्टर स्पेस यहाँ पे P2 है। रिकॉल करना चाहिए आपको, टिप्स पे होना चाहिए कि ये आपके पास वो वाली वेक्टर स्पेस है जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। ये 3 डायमेंशनल होती है और इसमें 3 बेसिस वेक्टर्स होते हैं। ये होते हैं 1 x x स्क्वायर, और ये जो बेसिस होता है इसका, इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी कह देते हैं, दैट इज बाय द डेफिनेशन। मोस्ट सिंपलर भी कहा जा सकता है लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस का वर्ड यूज होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहता है जी P2 स्पेस है और इस पे हमने ये डिफाइन किया हुआ है इनर प्रोडक्ट। देखें ये चीजें मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आपको रिकॉल कर लेना चाहिए कि हमने कहा था जी इनर प्रोडक्ट जस्ट रियल नंबर होता है। तो यहाँ तो जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी हुई है, कैलकुलस इसका प्री रिक्विजिट है, आपको पता है ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका आंसर एक रियल नंबर ही आता है। और यहाँ पे देख लें इसी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को ही यूज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई और चीज नहीं करनी। और क्या है इसके अंदर, ये पॉलिनोमियल्स है दो P और Q, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 to 1 इंटीग्रेट करना है। फिर देख लें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 to 1 इंटीग्रेट करना है। अब वो कहता है अप्लाई द ग्राहम श्मिट प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर इनटू एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। अब ये तो क्योंकि टॉपिक का स्टार्ट है तो इसलिए आप बता दिया है ग्राहम श्मिट प्रोसेस। एग्जाम में आमतौर पर नहीं बताया होता, लेकिन ये तो जरूर बताया होता है कि आपने ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाने हैं और ये बेसिस ऑलरेडी गिवन है, तो वो सिर्फ ग्राहम श्मिट प्रोसेस ही कर सकता है। कैसे करना है आगे चल के देखते हैं। अब कॉपी पेंसिल अपनी आप तैयार रखें क्योंकि यहाँ पे हिंट्स हैं। ये तो आपके पास जो इनर प्रोडक्ट था उसकी डेफिनेशन है, वही वाली है कि दोनों पॉलिनोमियल्स को या दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके -1 to 1 आपने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देख लें ये आपके पास दिया हुआ था जो कि था आर्बिट्रेरी बेसिस, और ये 1 जो है U1 के बराबर है, x जो है U2 के बराबर है, x के जो है U3 के बराबर है। बेशक आप कह रहे हैं फंक्शंस हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं। और अब आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने 6 चीजें निकालनी है। एक क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन बन गए, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुने पता लग जाएगा। आपने क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालना है तो एक एलिमेंट होगा V1 डिवाइडेड बाय V1 नॉर्म, दूसरा होगा V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय V2 नॉर्म, तीसरा होगा V3 वेक्टर डिवाइडेड बाय V3 नॉर्म। तो 6 चीजें कैसे हो गई, V1 निकालना है, उसका नॉर्म निकालना है, ये V1 और उसका नॉर्म, V2 निकालना है, उसका नॉर्म निकालना है, ये V2 और ये उसका नॉर्म, V3 निकालना है और उसका नॉर्म निकालना है, ये V3 का फॉर्मूला दिया हुआ है, आगे उसका नॉर्म नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। तो मेथड क्या था, मेथड ये था कि वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द U1 उसको आपने V1 लेना है, दैट इज 1, वो तो यहाँ से भी नजर आ रही है। सेकंड मैंने कहा था आपने V1 को डिवाइड करना है उसके नॉर्म पे ताकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आप बना सकें, तो V1 का नॉर्म निकालना है और V1 1 के बराबर था।
प्लीज गलती ना कीजिएगा, इसको डायरेक्ट 1 ना लिखिएगा, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने पूरी कॉमन सेंस के साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके थ्योरी को रिकॉल करके लिखना है कि एक ही वेक्टर का जब उसी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लिया जाता है और अंडर रूट लिया जाता है तो उसके नॉर्म के बराबर होता है। एक ही वेक्टर का उसी वेक्टर से इनर प्रोडक्ट ले लें, उसके बाद उसका अंडर रूट ले लें तो उसके नॉर्म के बराबर होता है। अब कैसे लेना है इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे देख लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 to 1 इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी कि 1 को 1 से करना है मल्टीप्लाई, -1 to 1 इंटीग्रेट किया हुआ है, ये चीज है। -1 to 1 इंटीग्रेट करना है और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1 ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रल x है, देखें यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज कॉपी पेंसिल साथ रखें, साथ साथ करते जाएं, रट्टा नहीं लगाना। 1 का इंटीग्रल x होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, x की का 1 करेंगे, फिर माइनस द लोअर लिमिट 1 माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा 1 + 1 2, और क्योंकि 1.2 है तो हो जाएगा √2। फिर सुन लें, 1 माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ऊपर क्योंकि अंडर रूट है तो हो जाएगा √2। ये आ गया जी v1 नॉर्म। अब निकालना है v2। v2 हमने कहा था यूजिंग u2, और क्या था, u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 अलोंग v1। हाँ जी, इसको आपने पढ़ना है, v2 इज इक्वल टू u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 अलोंग v1। देखें ये v1 वही है जो ऑलरेडी निकला हुआ है, यानी U2 में से आपने क्या माइनस कर दिया, U2 में से आपने U2 की वो प्रोजेक्शन माइनस कर दी जो V1 के लॉन्ग थी, V1 वही जो पहले निकला हुआ था, सिंपल यही। U2 में से आपने U2 की वो प्रोजेक्शन माइनस कर दी जो V1 के लॉन्ग थी, V1 वही जो पहले निकला हुआ था। अब ध्यान से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। U2 देखें किसके बराबर था, x, ये लिखा हुआ है। U2 किसके बराबर था, x, ये लिखा हुआ है। V1 किसके बराबर था, U1 के बराबर था 1, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे v1 तो 1 है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। नीचे है जी 1 के ही नॉर्म का स्क्वायर, क्योंकि v1 1 के बराबर था। अब ये कैसे 0 हो गया, देखें यहाँ पे नहीं किया हुआ। अब देखें यहाँ नहीं किया हुआ, ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूँ कॉपी पेंसिल साथ रखें। x, 1, या यूं कह ले इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड 1 कैसे निकालना है। यहाँ x सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें, और दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 to 1 इंटीग्रेट कर दें, यानी x into 1 तो x ही होता है, -1 to 1 इंटीग्रेट करें। x का इंटीग्रल हो जाएगा x² over 2। फिर सुन लें, x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2। अपर लिमिट डालेंगे तो 1/2, माइनस द लोअर लिमिट, माइनस द जब लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर/2। फिर सुन लें, -1 का स्क्वायर/2, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर/2, यानी कि 1 - 1/2, यानी कि 0। इसलिए ये 0 आ रहा है। ये मैंने बता दिया है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे x करें, यहाँ पे 1 करें। इन शॉर्ट आपने x को इंटीग्रेट करना है -1 to 1, क्योंकि x into 1 1 ही होता है, वो x² over 2 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा 1 - 1/2, यानी कि 0। इसलिए ये 0 हो गया, तो ये x के बराबर आ गया। ये देख लें, इस केस में हो रहा है कि v2 x के बराबर यानी कि u2 के बराबर आ गया। आमतौर पे नहीं होता, ये टर्म आमतौर पे नॉन जीरो होती है, इस केस में 0 हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने v2 का नॉर्म निकालना है। ये देखें, v2 का नॉर्म निकालना है, यानी कि यहाँ पे x और यहाँ पे x को x से ही मल्टीप्लाई करना है, -1 to 1 इंटीग्रेट करना है, लेकिन अंडर रूट भी लेना है, जो कि नॉर्म का फार्मूला है, जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। अब इसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तभी मैं कह रहा था कॉपी पेंसिल साथ रखें। इसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। इतना सिर्फ बता दूं कि x² का इंटीग्रल x³ over 3 होता है। अगली स्लाइड पे ये करके भी दिखाया हुआ है, इसलिए डिटेल में यहाँ जुबानी नहीं बोल रहा। ये वाला जो स्टेप है, मतलब कि v2 नॉर्मल लिखा हुआ वहां पे, लेकिन ये इंटीग्रल अगली स्लाइड पे निकाला हुआ है। अब आए जी v3 पे। v3 मैंने कहा था आपने निकालना है यूजिंग u3, और कैसे, जो पहले दो वेक्टर्स निकल चुके हैं v1 और v2, उनके अलोंग जो प्रोजेक्शंस थी ना u3 की, वो u3 में से ही माइनस करनी है। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। v3 इज इक्वल टू u3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 अलोंग v1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 अलोंग v2। ये v1 यहाँ मिसिंग था, ऊपर लिखा हुआ है। इसको वैल्यूट करना है, बहुत ध्यान से करना है। ध्यान से मुझे बता दिया कि u3 अब आपके पास जो है x², यहाँ पे भी x² आएगा, यहाँ पे भी x² आएगा। v1 जो आपके पास था 1 था, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, और v2 जो आपके पास था वो बाई चांस इसमें x ही आ गया था, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, और ध्यान से इस सारे को इवैल्यूएट करना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओह, ये तो बड़ी घूमती हुई आ रही है, बड़ी घूम घुमा के आई है। हाँ, पहले जो आपके पास वेक्टर्स निकल आए थे,
V1 V2 आपने क्या करना था, U3 में से माइनस करनी थी U3 की ही प्रोजेक्शंस जो कि उनके लॉन्ग थी, यानी कि V1 के लॉन्ग और V2 के लॉन्ग। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये देख लें, पहले इस एरो को समझते हैं। क्या ये x स्क्वायर था? ये आप पिछली स्लाइड से देख लीजिएगा, मैं जुबानी बोलता हूँ। 1 था, x था, x स्क्वायर था और U3 x स्क्वायर ही था। अब जरा ये देखें, U3 V1 यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 एंड V1 ये है। U3 क्या था? x स्क्वायर था, V1 1 था, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 to 1 इंटीग्रेट करना था, तो ये x स्क्वायर। U3 आपके पास x स्क्वायर था, V1 1 था, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने -1 to 1 इंटीग्रेट करना था। ये था वो स्टेप जो पिछली स्लाइड में नहीं बताया था, यहाँ पे हुआ है, देख लें। अब x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है x³/3 होता है, ये मैंने बताया था। लिमिट डाल के देख लें। अपर लिमिट डालेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस द लोअर लिमिट, देखें ये ब्रैकेट लगा लिया करें ताकि मसला ना हो। माइनस द लोअर लिमिट का मतलब है कि -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस तो 2/3, 2/3 इसका आंसर आ रहा है। इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 एंड V1, ये देखें U3 और V1 जो इनर प्रोडक्ट है, ये 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एरो है, ठीक है। V1 जो आपके पास था, ये 1 के बराबर था, ये लिखा हुआ है। और जो नीचे वाली चीज है, ये पिछली स्लाइड पे जाके चेक कर लें। आपने V1 का जो नॉर्म निकाला था √2 था, और V1 नॉर्म का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा। ये लिखा हुआ है, और 1 साफ जो है ये V1 है। ओए या फिर 0 हो गया, चले कुछ आसान ही होगा ना इससे। जो इनर प्रोडक्ट आपके पास है U3 और V2, वो आपके पास हो जाएगा 0। यहां से देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे U3 आपके पास क्या था? x के बराबर था। V2 किसके बराबर था? x के बराबर था। ये V2 बाई चांस क्योंकि U2 के बराबर आया था। अब आपने इनर प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, विच इज x³ और -1 to 1 इंटीग्रेट करना है। x³ का जो इंटीग्रल है x4/4 होता है। आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, वो 1/4 होगी, माइनस द लोअर लिमिट, यानी कि -1 to the power 4/4 माइनस द लोअर लिमिट, -1/4, 1/4 -1/4 0। ये लिख के कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है, ठीक है जी, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देख लें, U3 तो x के बराबर था, ये आप पिछली स्लाइड से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट यही किया हुआ है। और ये जो आपके पास इनर प्रोडक्ट था U3 V1 का, वो 2/3 के बराबर था, ये चेक कर लें। V1 1 के बराबर था, ऊपर लिखा हुआ है, और V1 नॉर्म स्क्वायर आपके पास 2 के बराबर है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x स्क्वायर -1/3 आ जाएगा, और ये V3 है, ठीक है जी। अब आपने V3 का नॉर्म निकालना है, और वही फार्मूला है कि उसी वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट लेके तो अंडर रूट लेना है, यानी कि x स्क्वायर -1/3 को x स्क्वायर -1/3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर -1/3 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1 to 1 आपने इसको इंटीग्रेट करना है और अंडर रूट लेना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अब मेहरबानी करके यहाँ पे लेक्चर को पॉज कर दें, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें, और ये निकाल के देखें, ये निकाल के देखें, होपफुली आपसे ये निकल आएगा। हिंट मैं आपको ये बता दूं, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लीजिएगा, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लें वो फार्मूला नहीं लग सकता कि जी पावर छोड़ के देखें तो डेरिवेटिव है, पावर छोड़ के देखें तो डेरिवेटिव 2x है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, फिर इंटीग्रेट कर लीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने कोर्स सीखना है तो मेहरबानी करके आगे मत जाइएगा, पहले इसको अटेम्प्ट करें, होपफुली हो जाएगा। ना हो सका तो मैंने आगे किया जरूर हुआ है, आगे से देख लीजिएगा, लेकिन पहले प्लीज अटेम्प्ट खुद करें। अब यहाँ पे देख लें, ये लिखा है जी रिक्वायर्ड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, जो मैंने जुबानी बोला था ये लिखा हुआ है, ये V1 और V1 नॉर्म, V1 1 निकला था, V1 नॉर्म √2 निकला था। V2 जो आपके पास था x निकला था, पिछली स्लाइड पे देख लीजिएगा, V2 नॉर्म निकला था √2/3, V2 नॉर्म निकला था √2/3, लेकिन ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। ले ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिनोमिनेटर में है तो √3/2 हो जाएगा। V3 जो आपके पास था वो था जी x स्क्वायर -1/3, ये लिखा हुआ है। और V3 नॉर्म जो मैंने कहा था आप खुद कैलकुलेट कर लें, इसके बराबर था, क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो ये उल्ट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे √45/8 हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था तो ये न्यूमिनेटर में आके इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप कहते हैं ना कि a डिवाइडेड बाय 1/p, तो आप कहते हैं जी a मल्टीप्लाई बाय b, उल्टा हो जाता है, तो ये है। अब अगली स्लाइड पे हम ये करेंगे कि थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इस वाले को। ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। हाँ जी, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगली स्लाइड पे। ये आप नोट कर लें कि ये है जी x स्क्वायर -1/3, ये है √45/8। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लें जी, ये पहला वाला एज इट इज, दूसरा वाला भी एज इट इज। यहाँ पे आपके पास था x स्क्वायर -1/3, एलसीएम लेने के बाद बन गया 3x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 3। इसी तरह से यहाँ पे 45 था, विच इज 9 × 5,
अंडर रूट 9 जो होता है 3 के बराबर होता है और ये 3 कैंसिल हो गए। इस तरह से जो 8 है दैट इज 4 इंटू 2, 4 को अंडर रूट से बाहर ले आए तो ये 2 बन जाएगा और एक 2 अंडर रूट के अंदर ही रह गया। ये है जी कंप्लीट आंसर। ये है जी रिक्वायर्ड सेट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। अब इन दोनों को जरा पहचानने की कोशिश करें। ये दोनों वही हैं जो आपने 9th लेक्चर में बकायदा ये गिवन थे। यहाँ तो आपने डिराइव किए ना, डिराइव किए अभी वहां गिवन थे जहां आपने प्रूव किया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -1 to 1 इंटीग्रेट करें तो 0 आता है। यानी कि ये आपने प्रूव किया था कि वो जो क्लोज इंटरवल -1 1 है उस पे ये दोनों क्या थे, ऑर्थोगोनल फंक्शंस। और इस एग्जांपल में बकायदा आपने इनको डिराइव कर लिया। अच्छा अब देख लें। अब मैं ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड होता है, ऐसा ऐसा समझ आता है। हमने कहा जी आर्बिट्ररी बेसिस है और आपने ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकाल लिया, लेकिन यहां से कहां से पता लग रहा है कि ये बेसिस है? कोई पता नहीं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, पता नहीं स्पैन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसी तो हमने कोई बात ही नहीं की। फिर किस तरह से कह दिया जी कि एक आर्बिट्ररी बेसिस को जब ग्राम श्मिट से कन्वर्ट करेंगे तो वो भी आपके पास जो चीज आएगी वो भी बेसिस ही होगा। बेशक ऑर्थो नॉर्मल होगा लेकिन बेसिस होगा। देखें ये चीजें समझनी जरूरी हैं, इससे आपका मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग बनेगा। कोई पूछ ले भाई ये बेसिस कैसे है, ना आपने चेक किया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ना आपने चेक किया कि ये स्पैन कर रहा है, बेशक ऑर्थो नॉर्मल है। इसके लिए यहाँ पे देख लें ये वाला थ्योरम है। उसने कहा है कि ये आपके पास, ध्यान से देखें, इफ का मतलब होता है गिवन। वो कहता है ये आपके पास सेट है, इसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और वो कहता है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। सारे के सारे नॉन जीरो भी हैं, सारे के सारे ऑर्थोगोनल भी हैं। यानी कि कोई दो हैं जिनका आप ले लें इनर प्रोडक्ट, कोई दो से मेरा कोई डिफरेंट दो, उनका इनर प्रोडक्ट है तो आ जाएगा आंसर 0। सारे नॉन जीरो भी हैं। और वो कहता है इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब प्रूफ करें एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब भी इससे कैसे पता लगेगा? देखें ये वाले जो आपके पास है ऑर्थोनॉर्मल है, और ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल तो होते ही हैं, एक चीज हो गई। और उसने कहा जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है वो होता ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इससे ये कैसे पता लग गया कि ये बेसिस बन जाएगा? कैसे पता लगेगा कि बेसिस बन जाएगा? क्योंकि मतलब है कि बेसिस के लिए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन दोनों करना ही जरूरी है। अब जरा ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं। ये चीज आपने पहले की हुई है। ये आपका था थ्योरम 5.4.5 और ये था जी पेज 241। मजीद था 8th एडिशन, मजीद था लेक्चर नंबर 6, मजीद था स्लाइड 2। लेक्चर 6 की स्लाइड 2 पे मैंने आपको बताया था अगर आपको वेक्टर स्पेस की, इस केस में आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, डायमेंशन पहले ही मालूम है, डायमेंशन पहले ही पता है और एक सेट दिया हुआ है उसमें उतने ही वेक्टर्स हैं जितने कि उसके बेसिस में होते हैं। डायमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस होती है, यानी कि n डायमेंशनल स्पेस है और उसमें अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए एक सेट है, वो सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए या स्पैन कर ले तो वो बेसिस बन जाता है। ये ले मैंने पूरा पूरा रिकॉल करवा दिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है, देखें क्योंकि P2 था ना, P2 3 डायमेंशनल थी, ये भी 3 है, 1 2 3। ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए या स्पैन कर ले तो बात बन जाएगी। अब बजाय कि इसको चेक करें, ये जनरल प्रूफ है। ये जनरल प्रूफ है कि कोई भी सेट जो होगा जिसमें ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे, होने नॉन जीरो चाहिए, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, यानी कि बेसिस बना ही बना। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या तरीका है? वही है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, पुट इट इक्वल टू द जीरो वेक्टर, और आपने प्रूफ करना है कि k1 k2 kn सारे जीरो के बराबर है एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। अब कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, पहले मैट्रिसेस को करते थे तो मैट्रिसेस गिवन होती थी, पहले मतलब है कि पॉलिनोमियल्स को करते थे तो वो गिवन होते थे, ऑर्डिनरी वेक्टर्स को करते थे तो वो गिवन होते थे। अब v1 v2 vn तो गिवन ही नहीं है, तो फिर कैसे प्रूव करेंगे? मतलब कि यहाँ पे हम v1 v2 vn की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे। यहाँ तो v1 v2 vn का पता नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है, मिठाई बांटने वाली बात यह है कि ये ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट में इतना ही पता होना काफी होगा कि ऑर्थोगोनल है। बेशक ये मैट्रिसेस हो, बेशक ये पॉलिनोमियल्स हो, बेशक ये फंक्शंस हो, जो मर्जी हो, हमें उनका मसला ही नहीं है। अब अगली स्लाइड पे जाके देखते हैं कि ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन से ये जो आपके पास स्केलर्स आ रहे हैं सिर्फ 0 के बराबर आएंगे और ये जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये लें जी, ये क्वेश्चन थी जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 किया था। अब आपने k1 k2 kn निकालने। अब रिकॉल करें मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि अगर आपके पास जो है ये k2 निकालना है या k1 निकालना है। मैंने कहा था अगर k1 निकालना है तो v1 से इनर प्रोडक्ट ले लें, k2 निकालना है तो v2 से इनर प्रोडक्ट ले लें।
kn निकालना है तो vn से इनर प्रोडक्ट ले लें, लेकिन मैं कितनी बार निकालूं या कितनी बार ये स्टेप करूं? अगर n 1 मिलियन है तो क्या 1 मिलियन मर्तबा करूंगा? नहीं, मैं एक जनरल वेक्टर लेता हूं जो इन्हीं में से ही है, vi, इन्हीं में से होगा कोई ना कोई। vi से लूंगा इनर प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है टेकिंग द इनर प्रोडक्ट विद vi ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं vi से इनर प्रोडक्ट लूंगा। vi इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि i 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। ये V1 भी हो सकता है, ये V2 भी हो सकता है, ये Vn भी हो सकता है, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सारे का सारा जो है ये समेशन की फॉर्म में है, वो ये लिखा हुआ है, Vi के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये राइट साइड पे जरा ध्यान करें, ये जीरो वेक्टर था, ये जीरो स्केलर है। पहले इसकी डिटेल देख लें, ये जीरो आपके पास जो है स्केलर कैसे बन गया। राइट साइड पे जब आपने इनर प्रोडक्ट लिया तो ये था, ये देखें। अब जीरो जो वेक्टर है उसको जीरो प्लस जीरो में लिख सकता हूँ। इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्रेक हो सकता है। जब मतलब है कि ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पे पहला वेक्टर उसका vi से इनर प्रोडक्ट प्लस दूसरा वेक्टर और vi से इनर प्रोडक्ट, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो जो चार प्रॉपर्टीज है इनर प्रोडक्ट स्पेस की उनमें से एक है। अब देखें, ये कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें कि आपके पास जो इनर प्रोडक्ट होता है जस्ट एक रियल नंबर होता है, एक ही रियल नंबर को उसी में ऐड करते हैं, वापस वही आ जाता है, वो फिर जीरो ही हो सकता है। या इसको कैंसिल कर दें, डन डन, तो ये चीज जीरो आ जाएगी। और ध्यान रहे ये आपके पास एक रियल नंबर होता है तो इसको वेक्टर नहीं लिखना, ये स्केलर है, इसलिए यहाँ पे जीरो स्केलर आपको नजर आ रहा है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहां से फिर चलें, ये कैसे, ये देखें, ये फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी थी कि आपने करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में कैसे करते होते हैं कि इनर प्रोडक्ट पहले वेक्टर का इसके साथ, ये लिया हुआ है, k1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। देखिए अगर आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी समझी नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने लेना है इनर प्रोडक्ट इस वाले का इसके साथ, k2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब जारी बात है ये कहीं अंदर i भी तो आएगा, i भी तो आना ही है ना, वो ये वाली टर्म है। अब इसको भी समझने की कोशिश करें कि ये कैसे लिखी हुई है। देखें यहां पे आपके पास है, मैं वैसे बताने लगा हूं, सपोज करें i1 है, वैसे है नहीं, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है i1, i अगर 1 है आपके पास, यहां पे देख लें तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1। अगर आपके पास i2 है तो हो जाएगा 2 2 2, यानी कि तीनों इंडिसेस सेम हो रहे हैं। अगर आपके पास i3 है तो हो जाएगा यहाँ पे k3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास v3 आ जाएगा, यहाँ भी v3 आ जाएगा। अब अगर i ही है तो आ जाएगा ki vi vi, यानी कि जब आपने vi का इनर प्रोडक्ट लेना है और यहाँ भी टर्म i वाली है तो वो आ जाएगी ki vi, जिसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों के इंडिसेस सेम होते हैं। तो ki vi होगा जिसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ होगा, जो आपके पास ith टर्म आ रही होगी, और ki कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेना है तो वही वाली बात है कि vn का इनर प्रोडक्ट vi से होगा, kn बार चला जाएगा, और ये जो जीरो स्केलर साहब है वो ये हैं। अब देख लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, वो ये है कि जो गिवन सेट था आपके पास ऑर्थोगोनल सेट था। ऑर्थोगोनल का मतलब है जब ये जो आपके पास है इंडिसेस डिफरेंट हो गए, व्हेन इंडिसेस आर डिफरेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अब अगर दिमाग में आ रहा है जी इंडिसेस सेम होंगे तब आंसर क्यों नहीं जीरो आएगा, भाई जब इंडिसेस सेम होंगे तो वो उसी वेक्टर के नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा। वो जीरो इसलिए नहीं होगा कि आपको गिवन है कि वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, आपको गिवन है कि वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। कहने का मकसद ये है कि ये टर्म हो जाएगी जीरो क्योंकि सारे वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ये टर्म हो जाएगी जीरो क्योंकि सारे वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ये टर्म हो जाएगी जीरो क्योंकि सारे वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ये जीरो नहीं होगी क्योंकि उसी वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट हो रहा है। अब यहां से देखें, वो कहता है कि ये वाला जो सेट है ऑर्थोगोनल सेट है, और यहाँ पे देख लें ये जीरो हो जाएगा व्हेन इंडिसेस आर डिफरेंट। डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स जो है डिफरेंट है, यहाँ पे देख लें। अब मैं वही करता, मुझे नहीं पता ये आई क्या चीज है, तो यहाँ पे देख लें, लेकिन यहाँ पे यही बताया गया कि यहाँ पे i1 नहीं है तो ये दिस इज जीरो। यहाँ पे आपके पास जो है i2 नहीं है, दिस इज जीरो, in नहीं, दिस इज जीरो। जहाँ पे i है ना वही बचेगा, यही टर्म बचेगी। तो वो यही बात कर रहा है कि ये जो आपके पास चीज आ रही है ऑर्थोगोनल सेट है, और ये चीज आपके पास जीरो है जब इंडिसेस डिफरेंट है। सो दैट द लास्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी वाली लास्ट इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है, ये सारी की सारी रिड्यूसेस टू दिस थिंग इक्वल टू जीरो। ये दिस थिंग कौन सी है, सिर्फ ये वाली टर्म। ये जीरो क्योंकि ऑर्थोगोनल है, ये जीरो क्योंकि ऑर्थोगोनल है, ये भी जीरो क्योंकि सारे वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। जब एक ही वेक्टर का उसी से जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उसके नॉर्म का स्क्वायर आता है। लेकिन मेन चीज ये देखें,
नॉर्म का स्क्वायर तो आता है, लेकिन वेक्टर क्योंकि नॉन जीरो है, ये गिवन है, सारे वेक्टर नॉन जीरो है, तो ये आपके पास गिवन था। और ये देखें, ये भी आपके पास जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी है कि अगर एक ही वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट जब जीरो आता है तो वो तभी हो सकता है जब वेक्टर जीरो, लेकिन वेक्टर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है एक ही वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट वो जीरो हो ही नहीं सकता, वो उसके नॉर्म का स्क्वायर है और पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव। और इसके अलावा नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर नॉन जीरो है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव चीज को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर जीरो आ रहा है, या ये समझ लें ये भी एक रियल नंबर है, ये तो है ही रियल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपके पास जीरो आ रहा है। अब ये दूसरा वाला तो जीरो नहीं है, वो तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली फिर पहला वाला जीरो होगा। या ये कहना चाहिए जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट एक तो जीरो होगा ना, दूसरा वाला तो जीरो नहीं है, वो तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, फिर पहला वाला जीरो होगा। अब के आई जीरो हो गया। अब आई तो आपके पास जो था वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके n तक। इसका मतलब है कि जो आपके पास सबस्क्रिप्ट आई था, क्योंकि आर्बिट्रेरी था, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी n, एनी नंबर इन बिटवीन 1 एंड n, और वो खुद भी हो सकते हैं 1 और n। तो इसका मतलब है जब के आई जीरो है तो इसका मतलब है के वन भी जीरो है, के टू भी जीरो है, अंटिल के एन भी जीरो है। तो ये देख लें, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इसका मतलब है एस आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास n डायमेंशन स्पेस है, उसमें आपके पास ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है, उसमें भी n नंबर ऑफ ही वेक्टर्स हैं, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और इसका मतलब वो बेसिस भी हैं। इससे अब आपको पता लग जाना चाहिए कि जो आप आर्बिट्ररी बेसिस को एक ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल सेट बनाते हैं, तो जो ऑर्थोगोनल सेट है वो भी बेसिस ही है। ये लीजिए, ये डिटेल्स आने लगी फ्रॉम स्लाइड नंबर 5। ये मैंने आपको कहा था कि पहले खुद ट्राई कर लें और उसके बाद ना हो तो फिर यहाँ से देखिएगा। तो ये देख लें, ये वही वाली इंटीग्रेशन है जो -1 to 1 x स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर की गई है। और आपको मैं जुबानी बोलने लगूँ, एक पावर रूल होता है कि जी ये पावर छोड़ के देखते हैं, डेरिवेटिव साथ हो तो पावर में 1 ऐड करते हैं और नई पावर को डिवाइड, वो यहाँ पे नहीं लग सकता। वो था इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। ये मैंने जुबानी बोला है। यहाँ पे पावर छोड़ के देखें तो डेरिवेटिव 2x बनता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसकी ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ये x4 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड ये 1/3 का 1/9 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट, ये माइनस साइन आ जाएगा विच इज दिस वन, और ट्वाइस प्रोडक्ट जो होगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 यानी कि -2x² over 3। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। x4 का जो इंटीग्रल है वो बनता है x5/5। अब ये वही वाली चीज है, पावर छोड़ के देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव है। इन दो टर्मों की बात नहीं कर रहा, इसकी बात करो। तो अब यहाँ पे देख लें x5/5, ठीक है जी। इसी तरह से ये 1/9 तो कांस्टेंट है, आगे रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx यानी कि x आ जाएगा, या 1 का इंटीग्रल x, ये आ जाएगा x/9, -2/3 ये तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का होता है x³ upon 3, और नीचे 3 × 3 ये 9, ये -1 to 1 -1 to 1 -1 to 1 ये आपके पास आ रही है इसकी लिमिट। अगर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि देख लें ये इंटीग्रेशन का कोर्स नहीं है, तो ये -1 to 1 आप ओवरऑल भी कॉमन लेके तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने टर्म वाइज की हुई है, बात वही होती है कि हर टर्म में पहले अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, जो कि ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -1⁵ उसके बाद अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, ये आ जाएगा माइनस द लोअर लिमिट, तो यहाँ पे देख लें माइनस ऑफ -1, उसके बाद -2/9 ये बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट जो कि 1 का क्यूब बनती है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब, और -1⁵ ये -1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2। ये देख लें, साइन की गलती ना हो, बार बार मैं कह रहा हूँ साइन की गलती ना हो। इस तरह से ये माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2/9। इस तरह से -1 का जो क्यूब आपके पास बनता है वो बन जाता है -1, और इस तरह से 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 + 1 वो आ जाएगा आपके पास 2, 2 2 4, ये आ जाएगा 4/9। 2/9 -4/9 ये आ जाएगा -2/9। 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ से आ जाएगा 1/5, और अंदर आ जाएगा -1/9। ये -1/9 कैसे आ रहा है? इन दोनों टर्मों से। यहाँ से देख लें, ये बन जाती है दोनों को ऐड करके -2/9, -2 बाहर जाएगा तो अंदर रह जाएगा -1/9। अब ये 5 है और ये 9 है, इनका एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनता है 45। इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 45। अब 5 × 9
दैट इज 45, तो 9 यहाँ पर आएगा विच इज दिस वन, और 9 इंटू 5 दैट इज 45, और 5 यहाँ पर आएगा विच इज दिस वन, और 9 माइनस 5 4, 4 टू 8। अब देख लें, याद आ रहा है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं जो पिछली मतलब है कि स्लाइड 5 पे थी। ये चीज इसके बराबर आई है, आपने निकालना था नॉर्म। अब तो याद आया, नॉर्म ऑफ V3, जो, और V3 क्या था? V3 था एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, इतना ही था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, और V3 नॉर्म था V3 का V3 से ही इनर प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। उसका फॉर्मूला क्या था कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, V3 को V3 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसके बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 को एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 से ही मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, -1 to 1 इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे अंडर रूट था। यानी कि ये चीज जब इसके बराबर है तो इस चीज का अंडर रूट क्या होगा? 8/45 का अंडर रूट, जो कि ये था। ये हो गया, ठीक है जी, हो गया, ये मैंने कर दिया है, और देखें डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है। और ये सारी मेहनत इसलिए की जा रही है कि क्योंकि अब सारी की सारी रिमोट टीचिंग है, तो आपको फीलिंग ना हो कि काश क्लास में होते तो ये बोर्ड पे कर दिया जाता। तो ये देख लें, मैंने यहाँ पर भी कर दिया है। ये लें जी, आपका क्वेश्चन हो गया है, ये आंसर निकला है। तो अब इतना तो बनता है ना कि तालियां बजा दी जाए। भाई तालियां तो बजा दें, सामने आके बजाए ना। अच्छा, ये लोग बजा रहे थे, भाई मुंह अपना दूसरी तरफ करके ही बजा दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हुए तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये लें जी, हैप्पी एंडिंग हो गई। तो इसके साथ ही आपका लेक्चर नंबर 10 खत्म। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 11 में। अल्लाह हाफिज।